हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 फरवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। शुरुआत करते हैं हम लोग बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के साथ। पहला पॉइंट दे रखा है एनपीसीआई अनाउंसेस यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक एंड मंथ। किस चीज़ के लिए ये किया है? टू फोकस ऑन सेफ एडॉप्टेशन ऑफ यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट। हमारा जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सारे डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करता है, उसने क्या अनाउंस किया है कि हम लोग ये जो फरवरी मंथ है इसको पूरा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एक तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए एक अवेयरनेस मंथ के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और इसके साथ साथ अवेयरनेस वीक के रूप में इसको मनाया जाएगा। अब ये जो फरवरी का फर्स्ट वीक होगा, फरवरी 1 से लेकर फरवरी 7 तक, ये एक अवेयरनेस वीक के तौर पे मनाया जाएगा और पूरा का पूरा होल ऑफ द फरवरी एज यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस मंथ। तो ये हमारा कभी कभी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस, बहुत सारा आजकल फ्रॉड भी हो रहा है, तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके एनपीसीआई ने ये अनाउंस किया है कि 1 से लेकर के 7 फरवरी तक इसको मनाएंगे हम यूपीआई सेफ्टी वीक, अवेयरनेस वीक, एंड पूरे मंथ को, पूरे फरवरी मंथ को यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाएगा। देखते हैं इसका ये जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे स्टेप वाइज दे रखा है कि क्या क्या हमारी चीज़ों, क्या क्या हमें डिजिटल पेमेंट के दौरान चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो टिप्स दे रखा है सेफ्टी को लेकर के, पहला दे रखा है ऑलवेज वेरीफाई द यूपीआई आईडी ऑफ पर्सन बिफोर मेकिंग पेमेंट। किसी व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लो कि उस सही बंदे के पास मेरा पेमेंट जा रहा है या नहीं। सेकंड यहाँ पे बोला कि इंटर यूपीआई पिन ऑन यूपीआई पेज ओनली एंड नेवर शेयर इट विथ एनीवन। अब जब हम लोग यूपीआई का पिन डालते हैं तो उसका जो इंटरफेस होता है, सपोज आप पेटीएम से कर रहे हो, फ़ोन पे से कर रहे हो, गूगल पे से कर रहे हो, तो जहाँ पे रिक्वायर्ड है पिन को एंटर करना आप वहीं पे एंटर करो और कभी भी इस पिन को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये सारी अवेयरनेस क्रिएट होगा। इंटरिंग यूपीआई पिन मीन्स मनी गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। स्कैनिंग क्यूआर इज़ फॉर मेकिंग पेमेंट्स, नॉट फॉर रिसीविंग मनी। हम लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो क्या पेमेंट देने के लिए करते हैं, मतलब रिसीव करने के लिए वो नहीं होता। वो जो क्यूआर कोड होता है वो हम उससे क्या पेमेंट करते हैं सामने वाले को। तो ये सारी चीज़ें का अवेयरनेस, इस सारी चीज़ों का बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने एक सेफ्टी अवेयरनेस वीक एंड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ एक इसको अनाउंस किया है फरवरी मंथ को। चेक एसएमएस व्हेन मनी इज़ डिडक्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा कट गया है, डिडक्ट हो गया है, तो आप टेक्स्ट मैसेज चेक किए कि बैंक के द्वारा आया है या नहीं। यूज यूपीआई हेल्प फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड कंसर्न। और अगर आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंसर्न है तो क्या करेंगे हम लोग, यूपीआई हेल्प का जो उसका जो हेल्पलाइन नंबर है, जो ऑथराइज्ड हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हमारे अवेयरनेस के अंतर्गत आता है और इसी को फॉलो करना चाहिए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड होता है। स्टार्ट्स इंडियाज़ मैडन प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम इन इंदौर। ये जो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, इसने क्या किया है, पहली बार मैडन प्रोजेक्ट है इसका, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन को कुछ मिक्स करके उसका मिक्सर कुछ बना करके वो किस में कन्वर्ट करेगा, नेचुरल गैस सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। और ये ऐसा कहाँ ओपन हुआ है, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कुछ डिटेल्स देखते हैं क्या दे रखा है। स्टेट गैस यूटिलिटी, ये जो गेल इंडिया लिमिटेड है, on Monday said it has commenced India's first of its kind project of mixing hydrogen into natural gas system in Indore, मध्य प्रदेश में जो आता है। The hydrogen blended नेचुरल गैस विल बी सप्लाई टू अवंतिका गैस लिमिटेड। अब ये जो इसका जो हाइड्रोजन गैस को मिक्सअप करके ब्लेंड करके नेचुरल गैस में जो कन्वर्ट किया जाएगा, उसका सप्लाई कहाँ किया जाएगा, अवंतिका गैस लिमिटेड, जो कि एक गेल का ही एक जॉइंट वेंचर है, जो कि एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ है, फॉर रिटेलिंग सीएनजी टू ऑटोमोबाइल्स एंड पाइप्ड नेचुरल गैस टू हाउस होल्ड। अब इसका कहाँ कहाँ यूज किया ये बोला जा रहा है। सबसे पहले तो जो कन्वर्ट होगा नेचुरल गैस में, इसको अवंतिका गैस लिमिटेड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको सीएनजी के तौर पे ऑटोमोबाइल्स, पाइप नेचुरल गैस में और हाउस होल्ड तक इसको पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये रही हमारी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड न्यूज़, जो कि इंदौर में इसका खोला जा रहा है। आगे मूव करते हैं। ये कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही के बजट में अनाउंसमेंट हुआ है हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उन्होंने एक
टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है, टाटा का ही एक ब्रांड है, टू बाई नीलांचल इस्पात। हम लोग बहुत दिन से एक न्यूज़ में सुन रहे हैं, नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड, NINL एक कंपनी होता है। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है किसका, एक CPSE, मतलब इसमें चार एक कंपनी मिल करके इस कंपनी को बनाया था, NINC नीलांचल इस्पात निगम को, जिसमें क्या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज 4 था और उड़ीसा गवर्नमेंट की 2 स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मिल करके ये जो कंपनी है नीलांचल इस्पात निगम, इसको बनाया गया था। बट कुछ दिनों से क्या हो रहा था, 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा लॉस में कंपनी जा रही थी। कुछ दिनों से पता चला कि ये बंद भी पड़ा हुआ है, ये उड़ीसा के कुछ पार्ट में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, खास करके ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया था, इस पर बिड लगाना चालू किया था। तो फाइनली जाकर के टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने इसके बिड को, मतलब इसका जो ऑक्शन लगा था, इसको पूरी तरह से जीत लिया है, एक तरह से बोला जाए, और इतना करोड़ में इसको खरीदेगा, 12,100 करोड़ रुपए में खरीदेगा। ये बोला जा रहा है कि ये जो एयर इंडिया का भी जो बिड था, टाटा ही ने जीता था 18,000 करोड़ में। तो उसके बाद इस सेकंड हाईएस्ट है टाटा का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द सेल ऑफ नीलांचल इस्पात लिमिटेड टू टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स बेचने का अनाउंस कर दिया, अप्रूव कर दिया है। द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर हैव अप्रूव्ड द हाईएस्ट बिड ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स फॉर 93.71 प्रोडक्ट। ये हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो नीलांचल इस्पात निगम है, इसका 93.71% स्टेक है जो कि इसको बेचा जाएगा टाटा को। इसमें बता रखा है कि NINL में कितने 4 CPSE थे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थे, और उड़ीसा गवर्नमेंट के 2 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थे। तो यही बोली लगा करके टाटा ने इतना में खरीद लिया है, 12,100 करोड़ रुपए में। काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा लॉस में कंपनी जा रही थी, इसलिए इसको बीट लगाया गया था। इसमें 4 कंपनी शामिल थी बीट में, लेकिन सबसे हाईएस्ट पे करके टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कंपनी ने इसको खरीद लिया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दे रखा है होम डिलीवरी फॉर मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन दिल्ली ऑन ट्यूसडे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेहत स्कीम होता है जो कि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। बट इसको अभी उसी के एक सब्सिडाइज कर सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली में इसको रोल आउट किया है, लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि इन अ न्यू इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है जिसमें द डिफेंस मिनिस्ट्री विल रोल आउट, लॉन्च करेंगे ऑन ट्यूसडे को, द होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन फॉर वेटरन्स एंड सर्विंग मिलिट्री पर्सनल इन दिल्ली। जो भी वेटरन्स लोग हैं या फिर जो मिलिट्री पर्सनल है, मिलिट्री के स्टाफ है जो अभी सर्व कर रहे हैं, उनको क्या घर तक दवाइयाँ पहुंचाने का ये प्रावधान रखा गया है। सीकिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर एन ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस प्लेटफॉर्म, और एक फ़ोन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से मेडिकल कंसल्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। द होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेले कंसल्टेशन। इस सेहत का फुल फॉर्म है, क्या है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेले कंसल्टेशन। टेले करने का मतलब क्या होगा, टेली कम्युनिकेशन करने का मतलब होगा फ़ोन पे या फिर ऑनलाइन आपको कंसल्टेशंस दिया जाएगा। विल बी स्टार्टेड, अभी कहाँ से स्टार्ट होगा, बेस हॉस्पिटल इन दिल्ली कैंटोनमेंट है, वहाँ से शुरुआत की जाएगी। एंड स्कीम वुड बी एक्सटेंडेड टू मोर एंड मोर स्टेशंस इन द फ्यूचर। और बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले फ्यूचर में इस जो स्कीम है इसको और ज़्यादा ब्रॉड किया जाएगा और ज़्यादा एरिया में इसको फैलाया जाएगा। आगे मूव करते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क खोला जा रहा है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कह रहे हैं कि जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस उन्होंने अप्रूव्ड किया है सेटिंग अप कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क एट लम्हेता। लम्हेता कोई विलेज है जो कि कहाँ पे, बैंक ऑफ नर्मदा, वहाँ का अगर रिवर की बात की जाए तो नर्मदा रिवर के बगल में आता है उसके, इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट का नाम जबलपुर है। और ये जो नर्मदा नदी के किनारे, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो जबलपुर या मध्य प्रदेश है किस नदी के किनारे है, नर्मदा निर्भर हो गया। और अगर विलेज का नाम बोला जाए तो लम्हेता विलेज में ये जियोलॉजिकल पार्क खोला गया है। ये जो मिनिस्टर है वहाँ के राकेश सिंह, वहाँ के जो MP, उन्होंने क्या कहा है कि GSI के द्वारा कितना सैंक्शन मिला हुआ है, 1.30 करोड़ का मिला हुआ है, जो कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए बताया गया है। इसमें 5 एकड़ ज़मीन लग रहा है,
जो कि ये जो एग्जैक्ट जो ये तो 5 एकड़ ज़मीन लग रहा है। और ये जो अगर मेन वेन्यू की बात की जाए, मेन लोकेशन की बात की जाए, तो ये जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर दूरी पर है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर द पार्क विल कम अप। तो यही सारा इसके बारे में डिटेल्स बताया जा रहा है कि इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेता डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। वहाँ की जो जीएसआई है उसने क्या किया है, 1.3 करोड़ का एक सैंक्शन, एक तरह से लोन पास करा है, या फिर जो भी बोल सकते हैं। और ये जो ज़मीन की बात की जाए तो 5 एकड़ पे इसका फॉर्मेशन होने वाला है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर दूर है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का कितना है, 35 करोड़ है। और एक प्रोविज़न रखा गया कि आगे आने वाले टाइम में भी इसको अगर ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी तो दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है काफ़ी। ये जो जम्मू कश्मीर में जो एक लद्दाख की बात करें, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल, इस फेस्टिवल का नाम क्या है, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल, जो कि 2022 का है। ब्राइटन्स लद्दाख विथ कलर्स, ये एक फेस्टिवल का नाम है जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली वहाँ के जो कुछ जो प्रिस्ट होते हैं, स्पेशली बौद्ध मॉन्क वगैरह होते हैं, वहाँ पे एक मठ है, मोनेस्टरी, उसी में यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है, ईयरली फेस्टिवल है, 2 दिन मनाया जाता है। इसमें लोग मास्क पहन के डांस करते हैं, वहाँ के जो प्रिस्ट होते हैं तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ईयरली 2-day फेस्टिवल एट स्पीतुक मोनेस्टरी इन लद्दाख, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीतुक गस्टर इज़ द मास्क डांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मास्क पहन के लोग डांस करते हैं। कैरीड आउट बाई प्रिस्ट, जो भी वहाँ के जो प्रिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये मास्क डांस किया जाता है। स्पीतुक मोनेस्टरी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कॉम्पिलेशंस ऑफ द बुद्धिस्ट ऑब्जेक्ट्स। ये जो बौद्ध मंक वगैरह होते हैं उन्हीं के द्वारा ये सारा सेलिब्रेशन किया जाता है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन का यह फेस्टिवल होता है, हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है फेस्टिवल से रिलेटेड ही अरुणाचल प्रदेश का न्यूज है। 3-day टोरगिया, कुछ अजीब प्रोनाउंसिएशन है इसका, टोरगिया 3 दिन का ये जो फेस्टिवल होता है ऑफ मोनपा कम्युनिटी, एक कम्युनिटी होती है मोनपा, वो वहीं क्या करती हैं, फेस्टिवल को मनाती हैं। टोरगिया फेस्टिवल को यही लोग सेलिब्रेट करता है। बिगिन्स एट तवांग मोनेस्टरी, ये भी एक मोनेस्ट्री ही है, एक मठ ही है, बौद्ध मठ ही है, तवांग जिसका नाम है, वहीं से ये फेस्टिवल शुरू होता है। पूछा जाएगा कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, मोनपा सेलिब्रिटी किससे रिलेट, किस राज्य से रिलेट करती है, अरुणाचल प्रदेश से। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है। आगे मूव करते हैं। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSK बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस। यूनिकॉर्न ये हमारे कंट्री की मतलब फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट बन गए। CSK चेन्नई सुपर किंग्स, हमारे धोनी जी की कंपनी टीम है CSK। तो ये क्या बन गई है, पहली बार यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न कहने का मतलब इसका जो एक वैल्यू है 1 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गया। कोई भी कंपनी स्टार्टअप अगर उसका वैल्यू, नेट वैल्यू अगर 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन ज़्यादा से क्रॉस करता है, $1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस करता है, तब क्या होता है, वो यूनिकॉर्न के लिस्ट में शामिल हो जाता है। द सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन IPL की बात कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट इंटरप्राइजेज इन द कंट्री टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। मिल गया CSK को। द डिफेंडिंग IPL चैंपियंस अचीव्ड दिस हिस्टोरिक स्टेटस एज ए फ्रेंचाइजी अचीव्ड एज द मार्केट कैप ऑफ ओवर $1 बिलियन। ये $1 बिलियन से क्रॉस कर गया है, तो इसलिए इसका CSK जो IPL की टीम है वो यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुकी है। एक हाल ही में एक न्यू टर्म क्या, एक डेकाकॉर्न है। डेकाकॉर्न वो ऐसी स्टार्टअप या एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यू, जिसका मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैपिटल वैल्यू अगर $10 बिलियन से अगर ज़्यादा होता है या क्रॉस करता है, तब उसको हम लोग डेकाकॉर्न के लिस्ट में शामिल करते हैं। आगे मूव करते हैं। LIC हमारे बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LIC चेयरमैन MR कुमार टर्म्स एक्सटेंडेड बाय 1 मोर ईयर। जो हमारे LIC के चेयरमैन है MR कुमार, उनका जो टेन्योर है 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये दूसरी बार हुआ है, दिस इज़ द सेकंड एक्सटेंशन, ये उनका दूसरी बार एक्सटेंशन हुआ है। हुज टर्म वाज टू एंड ऑन June 30 लास्ट ईयर। अगर 2021 की बात करें
तो 30 जून को ही वो रिटायर्ड होने वाले थे, पद से हटने वाले थे, बट उनको उस टाइम एक 9 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया था। कब तक? मार्च 13 मार्च तक दिस ईयर, मानी 2022 तक 13 मार्च तक उनको एक्सटेंशन दिया गया था। अभी इनका कार्यकाल बाकी ही था, व्हेन ही इज़ ड्यू टू कंप्लीट 3 इयर्स एज ए चेयरमैन, उनका अभी कार्यकाल बाकी ही था 3 साल होने में, तब तक इनको क्या कर दिया, फिर से इनको एक्सटेंडेड कर दिया गया है, एक्सटेंशन मिल गया है। कब तक? मार्च 13 2023 तक ये फिर से वहीं चेयरमैन के रूप में, LIC के चेयरमैन के रूप में रहेंगे। तो एक ACC जिसको बोलते हैं, ACC यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, यही ये लोग क्या करते हैं, यही डिसाइड करता है कि किनको एक्सटेंशन देना, किसको रखना है। तो इसी जो ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि इनको मार्च 13 2023 तक इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। उतना दिन तक ये LIC के चेयरमैन यहीं रहेंगे। नेक्स्ट है ये राफेल नडाल, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिए हैं। मेक्स माइटी कमबैक एज ही क्लिंचेज ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी एंड सिक्योर रिकॉर्ड 21st, इनके लाइफ का मतलब इनके पूरे स्पोर्ट्स करियर का एक 21वां ग्रैंड स्लैम है। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। इसके पहले अगर बात करें तो एक क्या है, राफेल नडाल, एक नोवाक जोकोविच और एक नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये दो लोग क्या 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। राफेल नडाल हो गए और एक नोवाक जोकोविच हो गए। तो ये लोग, नोवाक जोकोविच तो कितना 20 बार जीते हैं ग्रैंड स्लैम, राफेल नडाल 21 बार करके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑलराइट, ये स्पेन के हैं, राफेल नडाल हमारे स्पेन के आते हैं। और ये जो किसको हरा है, रनर अप कौन रहे हैं, ये रसिया के हैं, डेनिल मेडवेदेव। ये कहाँ के हैं, ये रसिया के हैं। तो रनर अप काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अब ये कौन सा ओपन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन था। मतलब हमारे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो पहला एक होता है हमारा, पहला एक हम बोल सकते हैं, एक न्यू स्लाइड हम लेके बता रहा हूँ। अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें, ग्रैंड स्लैम हमारा 4 होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में स्टैटिक के तौर पे पूछा जा सकता है। एक होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन होता है, एंड थर्ड होता है विम्बलडन होता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एंड चौथा क्या होता है, US ओपन होता है। ये हमारा ग्रैंड स्लैम है, जिसको हमारे एक ईयर में ये सारे होते हैं। सबसे पहला मतलब अगर ईयर की शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कब से कब तक होता है, जैन और फेब के मंथ में ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अगर इसी बात करें, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस मंथ में होता है, मार्च से लेकर के जून तक होता है। ये इसको खेला जाता है आपका क्ले कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन हो गया, और फ्रेंच ओपन को क्या क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विम्बलडन ओपन को खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पे। अरे इसका मंथ होता है आपका विम्बलडन जुलाई से अगस्त में हो जाता है। ये जुलाई से अगस्त में ये खेला जाता है, और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अक्सर। US ओपन भी हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और US ओपन अगस्त से सितंबर तक ये खेला जाता है। तो इससे रिलेटेड ग्रैंड स्लैम टोटल 4 हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गए, फ्रेंच ओपन हो गए, विम्बलडन हो गए, US हो गए। अगस्त को जनवरी फरवरी में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन को दोनों को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन को क्ले पे और विम्बलडन को ग्रास पे खेला जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, मेलबर्न में हुआ है। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। ठीक है, कब से कब तक हुआ है, 9 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक ये हुआ है, ग्रैंड स्लैम हुआ है। और ये पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहली बार शुरुआत हुई थी 1907 में। ये कुछ स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है नीदरलैंड्स बेन कूपर। एक नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं बेन कूपर, अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एज 20। 29 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उन्हें अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी है। नीदरलैंड के एक प्लेयर हैं, बैट्समैन थे एक्चुअली। तो इन्हें क्या करते हैं, रिटायरमेंट ले लिया पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये अपने बारे में कुछ सारे लोगों को थैंक्स वगैरह किए हुए हैं, अपने टीम मेट्स या फिर जो कोच हैं उनको सारे किए हुए हैं। नथिंग इम्पॉर्टेंट, बस हमको ये जाना है कि बेन कूपर कहाँ के हैं, प्लेयर नीदरलैंड के हैं,
क्रिकेट से रिलेट करते हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड 46 रेजिंग डे। ये इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारा इंडिया कोस्ट गार्ड है उसने अपना रेजिंग डे 46वां 46 रेजिंग डे मनाया है इन्होंने। तो आईसीजी कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स इट्स 46 रेजिंग डे ऑन February 1, यानी 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में भी मनाया जाता है। द 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है चौथी नंबर पे आती है। आईसीजी हैज सेव्ड ओवर 10,000 लाइव सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1977। 1977 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड वाज इनागुरेटेड विथ जस्ट 7 सरफेस प्लेटफॉर्म इन 1978। ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो बेसिकली हमको इतना याद रखना है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है अभी हाल ही में 1 फरवरी को 46वां रेजिंग डे मनाया है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1977 में। नेक्स्ट है IREDA एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड साइन MOU फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। IREDA क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। इन्होंने क्या किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किस चीज़ के लिए? रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे वो लोग पूरा सोलर सेटअप स्टैब्लिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड टू प्रोवाइड इट्स टेक्नो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज टू सेटअप ए रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट। वहाँ पे एक रूफटॉप छत के ऊपर रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लोग लगाएंगे। द टू कंपनी आर PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेस्पेक्टिवली। ये जो आता है, ये पहली जो IREDA किसके तहत आता है? ये आपका रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, और ये जो हमारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये हमारा किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मीट सेरा द एक इलेक्शन कमीशन पोल मैस्कॉट फॉर पंजाब में जो इलेक्शन होने वाला है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक मैस्कॉट सेट किया है, मैस्कॉट डिसाइड किया है, और उसका नाम सेरा यानी लायन के नाम पे रखा गया है। इन बिड ऑफ स्प्रेड वोटर अवेयरनेस, लोगों में वोटिंग के प्रति अवेयरनेस फैले। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वोट्स अहेड ऑफ पंजाब असेंबली इलेक्शन इन क्रिएटिव मैनर, अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से। तो वहाँ के पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संडे को एक पोल का मैस्कॉट सेरा को मतलब क्या किए हैं? डिसाइड किए हैं। डिपिक्टिंग अ लाइन थ्रू फेसबुक लाइव इवेंट। तो सेरा को किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करता है? लाइन का। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पंजाब इलेक्शन जो हो रहा है उसमें एज ए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसने किस चीज़ को एक मैस्कॉट के रूप में रखा है? तो सेरा नाम को। ऑलराइट, एक नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश इशू ऑर्डिनेंस रेजिंग रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम 60 to 62। ये इंपॉर्टेंट होगा। ये आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इसने क्या किया, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके रिटायरमेंट का एज को क्या कर दिया है? 2 साल बढ़ा दिया है। पहले 60 ईयर था, 60 साल था, अब बढ़ा करके 62 साल तक कर दिया गया। वहाँ के गवर्नर अभी कौन है? आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिश्चंद्र वहाँ के गवर्नमेंट है। तो ये सारे एक्ट्स के थ्रू इनको बढ़ाया गया, अमेंडमेंट किया गया है। तो पहले वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल पे रिटायर्ड होते थे, बट अब आंध्र प्रदेश के एम्प्लॉय क्या होंगे? 62 साल पे रिटायर होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।